दोस्तों ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज आरएमएस टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकलता है। ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा लग्जरी और मोस्ट एडवांस जहाज था, जिसे बनाने में 1200 दिन लगे और सिर्फ 2 घंटों में ही डूब गया, जो 1500 से जायद अफराद की हलाकतों का बाइस बना। दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक की मैन्युफैक्चरिंग का आगाज 1907 में किया गया। इस जहाज की मैन्युफैक्चरिंग का काम वाइट स्टार लाइन कंपनी ने किया। ये इस वक्त की सबसे मशहूर कंपनी थी और इसे 701 जहाज बनाने का एजाज़ भी हासिल था। लेकिन ये कंपनी इस जहाज को बनाने में एक बहुत बड़ी गलती कर जाती है और यही गलती इस जहाज के डूबने का सबब बनती है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल जी हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। वाइट स्टार लाइन कंपनी ने 1200 दिनों में 2000 वर्करों की मदद से इसे तैयार कर लिया था। इस जहाज की डिजाइनिंग कुछ ऐसी की गई कि इस कंपनी का मानना था ये अनसिंकेबल जहाज है, ये कभी डूब नहीं सकता। इस जहाज को बनाने में लग्जरी का खास ख्याल रखा गया। आरएमएस टाइटैनिक की लग्जरी किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑरेंज वुड पैलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश और इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट और 2 बार्बर की शॉप और इसके साथ साथ एक लाइब्रेरी भी बनाई गई। नाजरीन, इस वक्त इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च किए गए। अगर आज की करेंसी से मुवाजना किया जाए तो ये $500 मिलियन बनते हैं। इस जहाज को ऐसे डिजाइन किया गया था ये कभी डूब नहीं सकता। जहाज की तैयारी के बाद इसे टेस्ट भी किया गया। टेस्ट में कामयाबी के बाद वाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक में आकर ऐलान किया कि अनसिंकेबल जहाज तैयार कर लिया गया है। इसके बाद मीडिया पर भरपूर तशहीर की गई, कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। इस जहाज को लेकर अवाम में एक एक्साइटमेंट थी। अब हर आदमी इस जहाज का सफ़र करना चाहता था, जिसके नतीजे में इस जहाज की तमाम टिकट्स को बुक कर लिया गया। नाजरीन, इस दिन इस जहाज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, इमिग्रेंट, इंजीनियर सवार थे। जॉन जैकब, जो इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, वो भी इसी जहाज में सफर कर रहा था। 10 अप्रैल 1912 दिन के 12 बजे ये जहाज साउथहैम्पटन से जहाज के अमला समेत 2224 लोगों को लेकर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। नाजरीन, जल्द ही ये जहाज अपनी स्पीड की वजह से अटलांटिक ओशन के नीले और ठंडे पानियों में पहुंच जाता है और यही इसकी पहली गलती थी। 22 साल और 40 साल का तजर्बा रखने वाले एडवर्ड स्मिथ इस जहाज के पायलट होते हैं। जहाज के पायलट पर वाइट स्टार कंपनी की तरफ से एक दबाव होता है कि जहाज को अपने मतलूबा टाइम से पहले न्यूयॉर्क सिटी पहुंचाना है। यही वजह थी कि जहाज की स्पीड को शुरू से ही वायलेट कर दिया गया। ये 14 अप्रैल की शाम थी, जब दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। समुंदर पुरसकून था और धुंध छाई हुई थी। जहाज 40 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा था। टकराव से पहले भी ये जहाज 2 दफा आइसबर्ग से बचता हुआ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करता और यही स्पीड 1500 से जायद अफराद की हलाकतों का बाइस बनती है। नाजरीन, इस दिन एसएस कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक जहाज के रेडियो पर पैगाम भेजता है ताकि टाइटैनिक को इस एरिया में मौजूद आइसबर्ग के बारे में इतला दी जाए। दोस्तों, कहा जाता है इस दिन एसएस कैलिफोर्नियन जहाज ने ये इतला कम अज़ कम 6 बार दी, लेकिन बदकिस्मती से टाइटैनिक के अमले ने ये मिस कर दी। इस वक्त जहाज का सारा अमला वीआईपीज़ की खिदमत में मसरूफ़ था। नाज़रीन, ये 14 अप्रैल 1912 की रात थी। इस दिन चांद भी नहीं निकला था। रात 11:30 पर टाइटैनिक का टकराव एक आइसबर्ग से हो जाता है। दोस्तों, जहाज के आगे वाले हिस्सा पर एक क्रूज नेस्ट बना होता है, जहां पहरेदार बैठकर ये देखते हैं कि आगे कोई ट्रैफिक तो नहीं। इस दिन इस क्रूज नेस्ट में फ्रेडरिक फ्रीट नामी शख्स बैठा हुआ था। 11:39 पर ये अपने सामने एक फुटबॉल ग्राउंड जितना आइसबर्ग देखता है, यानी एक बर्फ का पहाड़। फ्रेडरिक जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे वाला अमला सुन सके और फिर जल्दी से फोन उठाकर कॉल करता है और नीचे ब्रिज पर अपने ऑफिसर को पुकार
पुकार कर कहता है, जल्दी से जहाज को मोड़ो, हमारे सामने एक आइसबर्ग है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस पैगाम को सुनते हैं और इंजन रूम को पैगाम देते हैं कि जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ो, और साथ ही जहाज के सभी इंजन को बंद कर दिया जाता है ताकि जहाज को कंट्रोल में लाकर मोड़ा जा सके। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ इनके पास सिर्फ 1 ही मिनट था जिसमें जहाज की किस्मत का फैसला होना था। दोस्तों, ठीक 11:40 पर जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। यह आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, ये एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा और तकरीबन 100 फुट ऊंचा था। आइसबर्ग का टकराव जहाज के फ्रंट राइट साइड से होता है। आइसबर्ग जहाज के फ्रंट यानी बो वाले हिस्से से टकरा जाता है। बो के ऊपर वाले हिस्से को स्टर्न कहते हैं और बो के नीचे वाले हिस्से को कील कहा जाता है। नाजरीन, ये जहाज तकरीबन 10 सेकंड तक आइसबर्ग से रगड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है और इसी रगड़ाव की वजह से जहाज की बॉडी में छोटे छोटे होल पड़ जाते हैं। जहाज का आइसबर्ग से टकराव इतना शदीद होता है कि जहाज की बॉडी पर लगे रिवर्स बाहर निकल जाते हैं और जहाज की बॉडी में होल बन जाते हैं। दोस्तों, जहाज पर जो रिवर्स लगे थे वो कास्ट आयरन के लगाए गए थे और इन्हें मैनुअल तरीके से लगाया गया था और यही इस जहाज की मैन्युफैक्चरिंग में गलती थी। टकराव के कुछ ही सेकंड बाद एडवर्ड स्मिथ फौरन पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि जहाज को कितना नुकसान हुआ है। आइसबर्ग के इस टकराव का जब देखा तो रियलाइज किया गया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं। इस कंडीशन को देख करके इन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि इस जहाज के अंदर 2 सेफ्टी फीचर थे जो कमाल के थे। पहला सेफ्टी फीचर, इस जहाज के नीचे डबल बॉटम हल था। दोस्तों, हल जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल हल का मतलब जहाज की बॉडी के नीचे डबल लेयर लगाई गई थी। खुदा ना खास्ता अगर एक लेयर टूट भी जाए तो दूसरी लेयर से काम चल सकता है। दूसरा सेफ्टी फीचर, टाइटैनिक की बॉडी को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाते तो जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ना था। नाज़रीन, आइसबर्ग का टकराव जहाज की साइड यानी बो वाले हिस्से से होता है, इसीलिए जहाज का डबल हल किसी काम का ना रहा। साइड पर तो सिंगल लेयर ही लगी थी। ये टकराव इतना शदीद था कि जहाज में 30 फीट का शगाफ पड़ गया और 16 में से 6 वाटर कंपार्टमेंट पानी से भर गए, जबकि लिमिट सिर्फ 4 कंपार्टमेंट की थी। 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब कि अब जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। नाज़रीन, आइसबर्ग से टकराव के ठीक 20 मिनट बाद इस जहाज के पायलट एडवर्ड स्मिथ अपने क्रू को ऑर्डर करते हैं कि रेडियो पर सिग्नल भेजो ताकि आसपास के जहाज सुन ले और हमें बचाया जा सके। दोस्तों, टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैकब फिलिप लगातार रेडियो सिग्नल भेजते रहते हैं। 20 मिनट बाद एक आरएमएस कारपेथिया जहाज की फिलिप से बात हो जाती है। आरएमएस कारपेथिया टाइटैनिक को बचाने के लिए अपना रुख मोड़ता है। बदकिस्मती से ये जहाज भी 107 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर ये जहाज अपनी टॉप स्पीड से भी आता तो इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का वक्त दरकार था। नाज़रीन, जहाज पर मौजूद दूसरे क्रू मेंबर आतिशबाजी करते हैं ताकि कोई इन्हें देख ले और इनकी मदद को आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता। इसी दौरान एडवर्ड स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि मुसाफिरों को लाइफ बोट के जरिए समुंदर में उतार दिया जाए और इन लाइफ बोट्स में औरतों और बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। इस जहाज में बैठे मुसाफिरों को ज्यादा डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो समझते थे कि जहाज अनसिंकेबल है। दोस्तों, यहाँ एक और गलती भी सामने आती है। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थी, जबकि कैपेसिटी 32 लाइफ बोट की थी। नाज़रीन, जहाज के अनसिंकेबल होने की वजह से लाइफ बोट की तरफ तवज्जो ही ना दी गई। एक लाइफ बोट की कैपेसिटी 65 लोगों को ले जाने की थी। यहाँ पहली लाइफ बोट पर सिर्फ 28 लोगों को ही उतारा गया और यही वजह हुई कि हलाकतों में इजाफा हुआ। नाज़रीन, टाइम गुजरने के साथ साथ एक एक करके जहाज के 6 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता है। जिन कंपार्टमेंट में पानी भरा ये जहाज का आगे वाला हिस्सा था, जिसकी वजह से जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी में डूबना शुरू हो गया और ये जहाज आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट होने लगा और इस वक्त पैसेंजर ने भी रियलाइज किया कि जहाज डूबने लगा है। रात के 1 बजे तक जहाज के बो में इतना पानी भर चुका था कि जहाज के अगले वाला हिस्सा पानी में होने की वजह से पीछे वाला हिस्सा बाहर आ गया
اور اس وقت لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ ناظرین، 20 لائف بوٹس میں صرف 1200 لوگ ہی آ سکتے تھے، جبکہ جہاز میں کل 2224 لوگ سوار تھے۔ رات کے 2:05 پر جہاز سے آخری لائف بوٹ اتار دی گئی، لیکن ابھی بھی جہاز پر 1500 سے زائد لوگ سوار تھے۔ آئی وٹنس کے مطابق جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور صرف 2 گھنٹے 40 منٹ میں ہی ڈوب جاتا ہے۔ جو 1500 سے زائد لوگ جہاز کے اندر موجود تھے وہ یا تو جہاز کے اندر ہی مارے گئے، اور جو تیر رہے تھے وہ سردی کی وجہ سے مر گئے، کیونکہ یہاں پانی کا جو ٹمپریچر تھا وہ -2 ڈگری تھا۔ ناظرین، ٹائٹینک کے پائلٹ ایڈورڈ سمتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ RMS کارپیتھیا جو ٹائٹینک جہاز کو بچانے آ رہا تھا، RMS کارپیتھیا جہاز جو ٹائٹینک جہاز کو بچانے آ رہا تھا 3 سے 4 بجے صبح اس لوکیشن پر پہنچتا ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ RMS کارپیتھیا جہاز لائف بوٹس پر موجود 705 لوگوں کی جان بچا لیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایسا جہاز بھی وہاں موجود تھا جسے ٹائٹینک پر موجود لوگوں نے دیکھا تھا، اور وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ وہ جہاز ہمیں بچانے آ جائے گا، لیکن وہ جہاز قریب ہونے کے باوجود بھی نہ آیا۔ ناظرین، یہ وہی جہاز تھا جس نے 6 بار ٹائٹینک کو باخبر کرنے کے لیے ریڈیو پیغام بھیجا، اور یہ ریڈیو پیغام ٹائٹینک نے مس کر دیا تھا، اور اسی جہاز نے ٹائٹینک جہاز کو اس علاقے میں آئس برگ کے بارے میں اطلاع بھی دی تھی۔ دوستو، ہوتا کچھ یوں ہے کہ SS کیلیفورنین جہاز 11:19 پر اپنا ریڈیو آف کر کے رک جاتا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے، جس وجہ سے SS کیلیفورنین جہاز کا ٹائٹینک سے رابطہ نہ ہوا اور یہ اس کی مدد کو نہ آیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔